हेलो, ला स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीआरपीसी के सेक्शन 61 को डिस्कस करेंगे। सीआरपीसी का सेक्शन 61 ये समन के विषय में बताता है। समन के विषय में जो पूरा चैप्टर है ये चैप्टर 6 है और चैप्टर 6 में सेक्शन 61 से लेकर के 69 तक ये समन के विषय में बताया गया है। समन क्या होगा, समन की तामील किस प्रकार की जाएगी, किसी साक्षी पर तामील किस प्रकार की जाएगी, किसी अभियुक्त पर तामील किस प्रकार की जाएगी, निगमित कंपनियों पर तामील किस प्रकार की जाएगी, डाक द्वारा उसकी तामील किस प्रकार होगी, इस सभी के विषय में सेक्शन 61 से लेकर 69 तक इसमें बताया गया है। तो सम्मन एक ऐसी आदेशिका होती है जो कि न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है और सीआरपीसी की जो सेकंड शेड्यूल जो दूसरी अनुसूची है उस दूसरी अनुसूची के फर्स्ट और 33 इन दो क्रमांकों पर, पहले क्रमांक और 33वें क्रमांक पर दो प्रारूप दिए हुए हैं। जो पहले क्रमांक में प्रारूप दिया हुआ है वो अभियुक्त पर सम्मन की तामील के विषय में है, अर्थात अभियुक्त के लिए सम्मन जो भेजा जाएगा उसका प्रारूप 1 में दिया हुआ है। और 33 में जो साक्षियों पर सम्मन की तामील की जाती है, अर्थात साक्षी को, किसी भी साक्षी को न्यायालय में जब बुलाया जाता है बयान देने के लिए, जब किसी साक्षी को बुलाया जाता है तो उसके संबंध में इसका क्रमांक 33 इस प्रारूप के विषय में बताता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आता है आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इसको शेयर करें। चलिए प्रारंभ करते हैं। आप अपने साथ बेरेक्ट या बुक लेकर के बैठें जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसकी धारा 61 कहती है, सम्मन के प्रारूप के विषय में बताती है। ये धारा कहती है कि न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक सम्मन लिखित रूप से और 2 प्रतियों उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे कि उच्च न्यायालय नियम के द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट करे हस्ताक्षरित होगा और उस पर उस न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। अर्थात जो भी सम्मन, चाहे वो शेड्यूल 2 के क्रमांक 1 और क्रमांक 33 इन 2 प्रारूपों के अनुसार जब भी भेजा जाएगा तो उसमें इन सभी बातों का जिक्र होना चाहिए। अर्थात न्यायालय इस संहिता के अधीन जो भी सम्मन होगा वो सबसे पहली बात है कि वो सम्मन लिखित रूप से होना चाहिए। सम्मन का प्रारूप लिखित होगा और वो 2 प्रतियों में होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है इसका कि वो 2 प्रतियों में होना आवश्यक है तथा उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित। जो भी न्यायालय का पीठासीन अधिकारी उस सम्मन को के विषय में जारी करता है उसके पीठासीन अधिकारी के उस पर हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए। उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे कि उच्च न्यायालय नियम द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट करे। अगर उस न्यायालय के अधिकारी द्वारा नहीं है तो उच्च न्यायालय जो भी किसी अधिकारी को इस कार्य के लिए निर्दिष्ट करता है या अपॉइंट करता है तो उसके द्वारा उस सम्मन पर हस्ताक्षरित होना या उस अधिकारी के हस्ताक्षर होना आवश्यक होता है और उस पर उस न्यायालय की मुद्रा लगी होगी और जिस न्यायालय के द्वारा उसे जारी किया जाएगा उस न्यायालय की उस पर सील होना आवश्यक है। चाहे वो जेएम फर्स्ट के यहाँ से हो, जेएम सेकंड के यहाँ से हो, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से हो, एसीजेएम के यहाँ से हो, किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ से यदि वो सम्मन जारी किया जाता है उस व्यक्ति के लिए तो उस पर उसकी न्यायालय की मुद्रा अंकित होना आवश्यक है। तो अगर इस सेक्शन के मुताबिक हम सम्मन की परिभाषा को स्पष्ट करें तो उसका तात्पर्य होगा कि एक ऐसा लिखित माध्यम या एक ऐसी लिखित आदेशिका जो कि न्यायालय के द्वारा जारी की जाएगी, जिसके द्वारा एक अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष किस स्थान पर आना है, किस तारीख को आना है, किस अपराध के संबंध में उसको अपनी पेशी करनी है, इस सभी का जिक्र उस कागज के माध्यम से या उस सम्मन के माध्यम से उस अमुख व्यक्ति को सूचना के द्वारा मिलना चाहिए और जिसमें उस पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। तो कोई व्यक्ति उस सम्मन के मुताबिक, सम्मन के हिसाब से उस स्थान पर उस तारीख को पहुंचेगा जहां की उसकी पेशी होनी आवश्यक है। तो किसी भी अभियुक्त व्यक्ति को पेश होने के लिए या किसी साक्षी को, साक्षी यदि किसी मामले में गवाही देने के लिए आना है या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए किसी साक्षी को उपस्थित होना है तो उसके संबंध में भी न्यायालय के द्वारा सम्मन जारी किया जाता है और इसके संबंध में सेकंड शेड्यूल का क्रमांक नंबर 33 पर जो प्रारूप बना हुआ है साक्षी को पेश होने के लिए सम्मन, उसके मुताबिक उस प्रारूप में उस संबंधित साक्षी के पास ऐसे सम्मन को भेजा जाएगा। लेकिन अगर किसी भी सम्मन में मान लीजिए अपराध का क्रमांक या जो भी अपराध है वो, या किसी न्यायालय की सील नहीं लगी है या
पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कार्यवाही थोड़ी दूषित हो सकती है, विचारण दूषित माना जा सकता है, क्योंकि अमुक व्यक्ति जिसके पास ऐसा संबंध जाता है उसे उस अपराध के विषय में या उस कार्रवाई के विषय में पूरी जानकारी उस संबंध के माध्यम से मिलनी आवश्यक होती है। अगर मान लीजिए उसमें डेट की गलती है या स्थान की गलती है, तो ये एक उस व्यक्ति के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ऐसा वहां तक संभव है जहां तक कि उस व्यक्ति की समझ का अपना विस्तार है, कि उस व्यक्ति को नहीं समझ में आ पा रहा है कि ये मान लीजिए अगर कोई डेट गलत हो गई तो अमुक व्यक्ति किसी अन्य डेट पर पहुंचेगा जिसके लिए ऐसा सम्मन जारी किया गया था। तो जब डेट गलत होने पर किसी दूसरी डेट में जब व्यक्ति जाएगा तो हो सकता है कि वहां पर उसकी जो कार्रवाई है वो आगे प्रारंभ कर दी गई हो। तो ऐसी स्थिति में ये कार्रवाई को थोड़ा बहुत प्रभावित कर सकते हैं। एक केस है मनोरंजन चक्रवर्ती वर्सेस राज्य। ये त्रिपुरा स्टेट का मामला था, मनोरंजन चक्रवर्ती वर्सेस राज्य। ये AIR 1970 त्रिपुरा। तो इस मामले में न्यायालय के द्वारा ये निर्णित किया गया था कि जो भी अनुसूचियां हैं, क्योंकि CRPC का ही भाग हैं, इन अनुसूचियों का अनुसरण जो है वो कड़ाई से या कठोरता से किया जाना आवश्यक होता है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।